हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग कुछ एक एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, और कुछ अलाइड साइंस के भी मैंने दो चार एमसीक्यू रखे हैं इसमें, है ना, फिशरी से रिलेटेड, और तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि IBPS CFO के करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का जो कंबाइंड पैकेज है वो आपका बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। और कोर्स जो है जिसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा करंट अफेयर्स लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। फुल PDF नोट्स आपको मिलेंगे। PDF नोट्स मीन्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर रहेंगे। मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। 1 ईयर का अनलिमिटेड एसेस रहेगा और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। ये सारी की सारी व्यवस्था जो है, ये सारी की सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है ना। इसका प्राइस मात्र है 499, है ना, 499 रुपये। अगर ओनली कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है तो वो है 300। तो ये एक्सेस कैसे करना है? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाना है और आप लोगों को कोर्स क्रिएट हुआ हुआ दिखाई देगा, वहां आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे इसी के साथ आज के MCQ। आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ ई नाम। निम्न में से कौन ई नाम की कार्यान्वयन एजेंसी है? भाई ई नाम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो है वो कौन है? ए नंबर ऑप्शन है आपके पास SFEC है, बी नंबर ऑप्शन आपके पास नाबार्ड है, सी नंबर ऑप्शन आपके पास नाफेड है, डी नंबर ऑप्शन आपके पास इफको है, और ई नंबर ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। बताइए फटाफट से कि कौन सी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। राइट आंसर देंगे फटाफट से। चलिए बताइए फटाफट से कि कौन सी एजेंसी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका डियर स्टूडेंट रहने वाला है SFAC। कौन सी है? SFAC, यानी कि राइट आंसर बनेगा ए नंबर ऑप्शन। SFAC की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डबल स्टार मार्क कर लेना, इसको स्पेशल करके लिख लेना कि ई नाम को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ई नाम तो जानते ही होंगे, है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार नाम से? ई नाम आया कब था? ई नाम कब आया था भाई? 2016 के अंदर। ई नाम कब आया था? अप्रैल 2000 ई नाम की शुरुआत हुई थी। ई नाम है क्या? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके ऊपर क्या है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी कितनी ट्रेडिंग हो रही है, तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख लेना। 221 कमोडिटी है जिसकी ट्रेडिंग इनाम पोर्टल पर होती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या ध्यान रखेंगे? इनाम, इनाम की जो थीम है वो क्या है? उत्तम फसल उत्तम इनाम। उत्तम फसल, ये भी पूछा जा सकता है। उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम इनाम।
ठीक है, तो ये इसकी थीम है। एक इसका अदर नेम भी है ई नाम का, वो क्या है? वन नेशन वन मार्केट। वन नेशन वन मार्केट जो है वो ई नाम का अदर नेम भी है। तो ई नाम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। कौन कौन से? कि ई नाम कब आया था? तो अप्रैल 2016 में। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। है क्या? पैन इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करने वाली ई नाम को एजेंसी कौन सी है? तो वो है SFAC। कौन सी है? SFAC है। अगर आपसे पूछ ले ई नाम के अंतर्गत रजिस्टर्ड मंडियां सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड जो मंडी है वो तमिलनाडु की। कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कितनी मंडियां हैं? 157 मंडीज हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड है। फिर नंबर आता है जो राजस्थान का आता है 145। फिर नंबर किसका आता है? राजस्थान का आता है। तो सबसे ज्यादा ई नाम के अंतर्गत रजिस्टर्ड मंडियां वो आपके आ जाती हैं तमिलनाडु की। क्लियर? तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डन है? नाबार्ड का पता ही है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना था, है ना? रीफाइनेंस का काम करता है और क्रेडिट वर्दिनेस यानी कि क्रेडिट प्रोवाइड करवाने का काम। उसके बाद है नाफेड, 58 में बना था। नाफेड कब बना था? 1958 के अंदर, 1958 के अंदर नाफेड बना था। और मार्केटिंग को लेकर के सबसे बड़ी जो संस्था है या तो वो नाफेड ही है आपका, है ना? इफको वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर क्रेडिट सॉरी ये इफको जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, सबसे पहले यूरिया इफको नहीं बनाया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए भाई यहाँ, तो राइट आंसर ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज मनरेगा इंट्रोड्यूस? मनरेगा जो है कब शुरू किया गया था? ए नंबर ऑप्शन 2005 में, बी नंबर ऑप्शन 2006 में, सी नंबर ऑप्शन 2009 में, डी नंबर ऑप्शन 2016 में, और ई नंबर ऑप्शन है 2012 में। तो मनरेगा को कब स्टार्ट किया गया था? राइट आंसर देंगे सभी फटाफट से। गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। मनरेगा कब शुरू किया गया था? बताइए। देखिए, डिस्कस करते हैं। चलिए, नरेगा जो है एक्ट आया था कब? एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर। एक्ट कब आया था? 2005 के अंदर। इफेक्ट यानी कि लागू कब हुआ था? 2006 के अंदर। एक्ट कब आया? 2005 के अंदर। इफेक्ट यानी कि लागू कब हुआ? 6 के अंदर। पहले जब ये योजना आई थी तो इसका नाम होता था नरेगा। क्या नाम होता था? नरेगा। क्या नाम होता था? नरेगा। ठीक है, और बाद में 2009 के अंदर इसका नाम बदल करके जो है वो क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी MG और लगा दिया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है ना, ये आपका नाम चेंज कर दिया गया 2009 के अंदर। 100% फंडिंग जो है वो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% इसके लिए क्या करती है? फंडिंग करती है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल वाला व्यक्ति जो है वो इसमें इनरोल हो सकता है। और इसके साथ साथ उद्देश्य क्या है कि एडल्ट जो मेंबर होते हैं रूरल एरियाज के अंदर उनको 100 डेज यानी कि का रोजगार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ये क्वेश्चन भी IBPS CFO में
पूछा गया था स्टेटमेंट बेस करके, यानी कि नरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन कि नरेगा स्कीम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। तो 100 डेज का रोजगार जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और मिनिमम एज 18, बाकी एडल्ट पर्सन इन ए फैमिली को एक यानी कि क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ 50 डेज का एडिशनल अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इन ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी नोटिफाइड रूरल एरिया, 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार भी, 100 दिन तो है ही है, 50 डेज का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है जो आपके ड्रॉट कैलेमिटीज एरिया है ना, वहां पर तो उन्हें 150 दिन का रोजगार मिलता है ना। तो ये चीज आप लोग इससे रिलेटेड याद रख सकते हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किए, नरेगा कब आया था, तो नरेगा 2000 एक्ट आया था 5 में, और अगर हम लोग बात करें लागू कब हुआ था, 2006 के अंदर लागू हुआ था। 9 में बात करें तो इसका नेम चेंज कर दिया गया था। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो भाई इसमें फंडिंग कौन करता है, 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं, 50 डेज का एडिशनल रोजगार मिलता है, कौन से, जो ड्रॉट एरियाज हैं उनमें, नेचुरल कैलेमिटीज वाले एरिया हैं वहां पे। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following institute provide training in agri clinic agri business जो सेंटर स्कीम है ना। यहां से डियर स्टूडेंट पिछले सालों में ट्रेंड ही चल रहा है, 2-3 साल में एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए जी, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको आंसर करना है। Which of the following institute provide training in agri clinic agri business center scheme, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। ए नंबर आता है मैनेज हैदराबाद, बी नंबर आता है नियाम, सी नंबर आता है IIM, और डी नंबर आता है नाफेड, और ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में प्रशिक्षण प्रदान कौन सा संस्थान करता है, बताइए। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के अंदर यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो कौन करता है, मैनेज हैदराबाद करता है। मैनेज कहाँ पर है, मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जो आपका कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर है। 45 डेज की जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड करवाता है। ये भी क्वेश्चन भी न जाने कितनी बार पेपर में आ गया कि जो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम है उसके अंदर कितने दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, तो 45 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ये एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम आई कब थी, तो 9 अप्रैल 2002 को। कब आई थी, 9 अप्रैल 2002 को इस योजना को स्टार्ट किया गया था 2002 के अंदर, ठीक है। नाबार्ड जो है उसने इसको स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के थ्रू, और नाबार्ड ने ट्रेनिंग के लिए जो संस्थान रखा वो कौन सा रखा, मैनेज हैदराबाद भाई, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जो अभी बता रहा हूं। इसके अंदर लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी किनको मिलती है, देखो जो एग्रीकल्चर के लोग जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, बीमाधारी हैं, ग्रेजुएट हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, है ना, तो भाई वो अपना यानी कि खुद का बिजनेस रन कर पाए, खुद का एंटरप्रेन्योर जो है वो रन कर पाए, तो उसके लिए क्या करती है एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ये क्वेश्चन आया था 2022 के जो एग्जाम था IFO का, उसमें ये पूछा। तो लोन फैसिलिटी कितनी प्रोवाइड करवाती है, अगर कोई इंडिविजुअल लोन लेना चाहता है तो उस केस में 20 लाख रुपए तक का लोन इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाया जाता है। इंडिविजुअल के लिए 20 लाख रुपए, और अगर इंडिविजुअल का ही एक्सट्रीमली सक्सेसिव प्रोजेक्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छा कोई मॉडल है ऐसा,
है ना भाई। इसमें तो ये किसी भी तरीके से फेल नहीं हो सकता, यानी कि एक्सट्रीमली अगर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है तो उस केस में इंडिविजुअल को कितना 25 लाख, इन जनरल कितना है 20 लाख है, सक्सेसिव प्रोजेक्ट के केस के अंदर बहुत ज्यादा वो 25 लाख है। और अगर ग्रुप के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कितने, यानी कि ग्रुप या जॉइंट के यानी कि अंदर अगर कोई लोन करवाना चाहे तो वो 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपीज है। कितना है 1 करोड़ रुपी या 100 लाख जिसे अपन बोल देते हैं लोन फैसिलिटी। तो लोन कितने से कितने तक का, 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की लोन फैसिलिटी अवेलेबल है एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के अंतर्गत। और ये लोन फैसिलिटी कितने टाइम के लिए है भाई, रीपे कितने टाइम के बाद करना होता है भाई, लॉन्ग टर्म है। कैसा है, लॉन्ग टर्म है, यानी कि अप टू 10 ईयर, 10 साल के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये वाली चीज। अगर एज की बात करें भाई, कौन लोन ले सकता है या कौन एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर में, तो वो एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर के 40 होनी चाहिए। सब्सिडी पैटर्न की बात करें तो 44% SC ST को मिलती है, और बाद बाकी जो लोग बचते हैं यानी कि या नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो उनको 36%। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सब्सिडी तो 44% SC ST को और 36% अदर्स आप लोग कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर से मेन काम है इसका लोन फैसिलिटी क्या करना, प्रोवाइड करवाना। इसके अलावा और क्या इसमें ध्यान रख सकते हो, इससे इंपॉर्टेंट हाईलाइट और क्या ध्यान रख सकते हो, बस यही चीजें आपसे पूछी जाएगी। ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करवाता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, योजना आई कब थी, तो 9 अप्रैल 2002 को। किनको क्या है ये योजना, कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है और या जिन्होंने भाई एग्रीकल्चर के अंदर बीमा कर रखा है उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। और लोन फैसिलिटी के अंदर इंडिविजुअल को 20 लाख और ग्रुप के अंदर 100 लाख। इसमें पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने का काम मैनेज हैदराबाद करेगा। 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। मिनिमम टू मैक्सिमम एज 18 से 40 है, और लॉन्ग टर्म अप टू 10 ईयर के अंदर आपको रीपे करना होता है। सब्सिडी 44% फॉर SC ST और 36% यानी कि अदर्स के लिए सब्सिडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ PM आशा। PM आशा का कंपोनेंट्स आपको बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए पहला प्राइस सपोर्ट स्कीम जिसे अपन क्या बोल देते हैं, PSS बोल देते हैं। दूसरा कंपोनेंट है PDPS, बोल रहा है कि दूसरा या तो कब PDPS है। तीसरा बोल रहा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकलेस स्कीम, यानी कि तीसरा कंपोनेंट क्या है, PPSS है ना, प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकलेस स्कीम PPS। तो डी नंबर ऑप्शन है A B दोनों है, और E नंबर ऑप्शन है ऑल ABC, है ना। तीनों के तीनों कंपोनेंट इसी के। बताइए भी PM आशा का कंपोनेंट क्या है, बताइए। PM आशा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। PM आशा का कंपोनेंट बताइए भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे, PM आशा का कंपोनेंट तो तीनों के तीनों कंपोनेंट है, प्राइस सपोर्ट स्कीम भी है, PDPS भी है, और पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकलेस स्कीम। तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, तो देखिए भाई
पीएम आशा, पहले तो एक तो ये ध्यान हो, पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये फुल फॉर्म है पीएम आशा की। दूसरा, ये इसके कंपोनेंट तीनों के तीनों अपन ने डिस्कस कर लिए। काम क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? ये क्या करती है? एमएसपी को इंश्योर करने का काम करती है कि प्रोड्यूस जो है वो एमएसपी पर बिके, इस चीज को इंश्योर करने का काम कौन सी योजना करती है? तो वो पीएम आशा करती है। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, है ना, टू इंश्योर एमएसपी, कौन सी योजना है जो एमएसपी को इंश्योर करती है? तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये योजना आई कब थी भाई? 2018 के अंदर। कब आई थी? 2018 के अंदर। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है जो इंश्योर करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फार्मर को मिले। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, एक तो आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम है, दूसरा पीडीपीएस है, और तीसरा आप लोगों को बता दिया पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट। ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? ई नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क योजना जो है वो कब शुरू की गई थी? मेगा फूड पार्क जो है वो कब शुरू की गई थी? ए नंबर ऑप्शन 2008 के अंदर, बी नंबर ऑप्शन 2010 के अंदर, सी नंबर ऑप्शन 2012 के अंदर, और डी नंबर ऑप्शन 2009 में, ई नंबर ऑप्शन 2015। बताइए भाई, मेगा फूड पार्क जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। मेगा फूड पार्क, चलिए राइट आंसर की बात करेंगे मेगा फूड पार्क की, तो मेगा फूड पार्क 2008 के अंदर स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2008 के अंदर। किसके लिए स्टार्ट किया गया था? टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मेगा फूड पार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फूड प्रोसेसिंग के लिए जो है उसको डेवलप करना, उसको क्रिएट करना, और जो एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, जो लॉस हो रहा है उसको क्या करना? कम करना। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आप लोग ध्यान रख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, है ना। कौन किसके अंतर्गत आता है मेगा फूड पार्क? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अंडर अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। टोटल फूड पार्क की बात करें तो वो कितने हैं भाई? वो हैं 24। कितने फूड पार्क है? 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेगा फूड पार्क वाला। मेगा फूड पार्क कब बना था? तो वो है आपका 2008 के अंदर। काम क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और
इसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं उनको कम करना, और किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अंडर पीएम किसान के अंतर्गत आता है ना, अंडर पीएम किसान संपदा योजना। और टोटल फूड पार्क की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितने हैं, 24 है, 24 फूड पार्क है। ठीक है, चलिए इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर हो गए, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर हो गए, कलेक्शन सेंटर हो गए। कौन कौन से हैं, 3 कंपोनेंट है मेनली, अगर आप याद रखना चाहो। एक तो कलेक्शन सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, और सीधा एक आप लोग याद रख सकते हो प्रोसेसिंग सेंटर, है ना, एक आप सीधा प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। ये 3 कंपोनेंट्स है इसके, ठीक है, याद रहेगा। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का आतंक लिख लेना है इसको, बंगाल का आतंक का कारण क्या था, ये जनरल क्वेश्चन है आप लोगों का। ग्रेट बंगाल ऑफ फेमाइन इज अकर्ड ड्यू टू, बंगाल का आतंक का कारण क्या था, ये क्वेश्चन आप लोगों का पैथोलॉजी से है, मैंने डाल दिया। ग्रेट बंगाल फेमाइन, ए नंबर ऑप्शन है आप लोगों के पास जेंथोमोनास ओराइजी, बी नंबर ऑप्शन है आपके पास हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास पायरिकुलेरिया ओराइजी, डी नंबर ऑप्शन आपके पास है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ग्रेट बंगाल फेमाइन यानी कि बंगाल का आतंक का कारण क्या था, बंगाल के आतंक का कारण क्या था। बताइए फटाफट से, जेंथोमोनास, हेलमंथोस्पोरियम, पायरिकुलेरिया या जिब्रेला या नन ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। राइट आंसर तो बनेगा हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी। राइट आंसर कौन सा है भाई, हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी। बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा, बी नंबर ऑप्शन हेलिमंथोस्पोरियम ओराइजी। और कोजल है किसका, कोजल ऑर्गेनिज्म ब्राउन लीफ स्पॉट का है, ब्राउन लीफ स्पॉट का है। और ये आतंक आया कब था, 1843 1943 के अंदर। कहां पर ये ज्यादातर ये समस्या ब्राउन लीफ स्पॉट की देखने को मिलती है, जहां पर पोटास डेफिशिएट सॉइल होती है, जहां पर क्या होता है, पोटाश डेफिशिएट सॉइल, जहां पर पोटाश डेफिशिएट सॉइल होती है वहां पर आपको ये यानी कि बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, पहला आपके पास आता है जेंथोमोनास ओराइजी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बैक्टीरियल ब्लाइट का है भाई। जेंथोमोनास की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज किसके कारण होती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जेंथोमोनास है। पायरिकुलेरिया की बात करें तो वो है आपका ब्लास्ट डिजीज, जो धान के अंदर लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ब्लास्ट डिजीज। और ये आपका किसके कारण होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। किसके कारण होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी के। इसके अलावा जिब्रेला फ्यूजिकोराई की बात करें तो बकाने डिजीज, बकाने डिजीज जो धान में होती है, बकाने डिजीज वो आपकी किसके कारण होती है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कारण होती है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं, देखो धान से जनरली वैसे पैथोलॉजी बहुत डेप्थ से नहीं आता है एफओ के अंदर,
जनरली आपसे अगर पूछा जाएगा तो कोजल ऑर्गेनिज्म ही पूछा जाएगा। धान उसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो धान के ये चारों की चारों बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बात की जेंथोमोनास ओराइजी, जो धान के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का कारण बनता है। ग्रेट बंगाल फमाइन, हेलमंथोस्पोरियम ओराइजी। पोटास डेफिशिएंट सॉइल जो होती है, यहाँ ऐसी मृदाएं जहां पर पोटास की कमी पाई जाती है, पोटास डेफिशिएंट सॉइल के अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तीसरा आपके पास आता है पायरिकुलेरिया ओराइजी। ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, राइस के अंदर जो ब्लास्ट डिजीज है उसका कारण है। जिब्रेला फ्यूजिकराई की बात करें तो वकाने डिजीज। धान के अंदर ये आपका ग्रेट बंगाल ऑफ फेमाइन आया कब था? 1943 के अंदर। चलिए चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टेब्लिश एट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित है? यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है? ए नंबर ऑप्शन आपके पास है मनीला फिलीपींस के अंदर है। बी नंबर ऑप्शन कटक उड़ीसा, मनीला फिलीपींस के अंदर है, कटक उड़ीसा के अंदर है, न्यू दिल्ली में है, या महाराष्ट्र में है, या राजस्थान में? बताओ भाई। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ये तो बता ही दोगे भाई, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ, पढ़ते ही आ रहे हैं। चलिए ये तो बता दो, राइट आंसर क्या बनेगा? कटक उड़ीसा के अंदर है। क्या है? कटक उड़ीसा के अंदर जो है वो आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI जो है, के प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे? Who was the first Indian director of IARI? ए नंबर ऑप्शन है विश्वनाथ, बी नंबर ऑप्शन है बीपी पाल, सी नंबर ऑप्शन है सर मोहम्मद हबीबुल्ला, डी नंबर ऑप्शन है जोगेंद्र सिंह, ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI? भारतीय यानी कि निदेशक कौन थे IARI के प्रथम? बताओ भाई। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या बनेगा? बी विश्वनाथ। कौन थे भाई? बी विश्वनाथ, विश्वनाथ लिखा हुआ है। बी विश्वनाथ जो है वो आपके प्रथम भारतीय निदेशक के रूप में IARI के यानी कि इंडियन डायरेक्टर थे। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP was launched by ICR with the financial support of राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना। NAIP ICR द्वारा किस वित्तीय सहायता से, किसकी वित्तीय सहायता से जो है शुरू की गई थी, है ना? जो NAIP प्रोजेक्ट है वो किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था? NAIP, है ना? तो भाई ए नंबर ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से, बी नंबर ऑप्शन है RRB की हेल्प से, सी नंबर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, डी नंबर ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से, ई नंबर ऑप्शन है यानी कि बोथ ए एंड बी, RBI और RRB दोनों की हेल्प से। तो राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना ICR द्वारा जो शुरू की गई थी उसके अंदर फंडिंग करने का काम कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना भाई, आता है बहुत बार पेपर के अंदर।
बताओ फटाफट से। चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो वो तो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से, और लगभग 2006 से लगभग ये अस्तित्व में आया था नेशनल एग्रीकल्चर जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये क्या करता है, कृषि के क्षेत्र के अंदर नवाचार परियोजनाओं के लिए परियोजनाएं बनाता है। तो राइट आंसर सी नंबर, ये अच्छे तरीके से याद रख लेना भाई, क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द केवीके, है ना, निम्न में से किस समिति ने केवीके की सिफारिश की थी? केवीके की रिकमेंडेशन कौन से कमेटी की थी? ए नंबर है नारिशमन कमेटी है, बी नंबर मोहन सिंह मेहता कमेटी है, सी नंबर गजेंद्र गडकर कमेटी है, डी नंबर अशोक सिंह मेहता कमेटी है, ई नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द केवीके, यानी कि केवीके को जो रिकमेंड करने का काम किया है वो किसने किया है, बताओ फटाफट से। केवीके को जो रिकमेंड करने का काम है, केवीके की रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की है? देखो अगर हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो वो तो है, देखो मोहन सिंह मेहता कमेटी। केवीके की जो कमेटी है वो है मोहन सिंह मेहता कमेटी। राइट आंसर जो बनेगा वो है बी नंबर ऑप्शन। केवीके से ध्यान रख लेना, केवीके की सक्सेस का क्रेडिट किसे जाता है, ये क्वेश्चन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी पूछा गया था। केवीके की सक्सेस का क्रेडिट किसे जाता है? तो केवीके की सक्सेस का क्रेडिट जाता है भाई चंद्रिका प्रसाद को। किसको जाता है? चंद्रिका प्रसाद को। केवीके की जो सक्सेस का क्रेडिट है वो किसे जाता है? चंद्रिका प्रसाद को जाता है। ठीक है, और क्या याद रखना है केवीके से रिलेटेड? और प्रथम केवीके कहां पर बना था? पांडिचेरी में, पांडिचेरी तमिलनाडु में। ठीक है, प्रथम केवीके बना कब था? 1974 में। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखोगे? एक आप अशोक सिंह मेहता कमेटी याद रख लेना भाई, पंचायती राज की 2 टायर कमेटी है। पंचायती राज की 2 टायर जो रिकमेंडेशन है वो किसकी थी? अशोक सिंह मेहता कमेटी की। अशोक सिंह मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी पंचायती राज। पंचायती राज कहां से स्टार्ट हुआ? 1959 के अंदर राजस्थान के अंदर नागौर से स्टार्ट हुआ। राजस्थान के अंदर कहां से स्टार्ट हुआ? नागौर जो जिला है वहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और पंचायती राज का जो 3 टायर, पंचायती राज की जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो किसकी रिकमेंडेशन थी? बलवंत राय मेहता कमेटी की। किसकी है? बलवंत राय मेहता कमेटी की। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो मानी जाती है। ठीक है, 3 टायर किसकी? पंचायती राज की। बाकी तो आप लोगों को बैंकिंग वाली तो मैंने कल ही डिस्कस कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, रिपीट भी है। नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 जुलाई 1935, 15 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1982, 15 जुलाई 1935, 12 जुलाई 1965। तो नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ भाई, ये तो नहीं गलत करोगे? नाबार्ड, नाबार्ड की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या बनेगा? 12 जुलाई 1982 को।
है ना। 3 नंबर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। चेयरमैन कौन है? केवी साजी। आगे बढ़ते हैं। रीफाइनेंस का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड है। राष्ट्रीय जूट फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जूट एंड एलाइड फाइबर, राष्ट्रीय जूट एवं अन्य रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? ए नंबर ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर है। बी नंबर ऑप्शन आपके पास है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। सी नंबर ऑप्शन आपके पास है भोपाल एमपी के अंदर है। डी नंबर ऑप्शन आपके पास है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। और ई नंबर ऑप्शन आपके पास है देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। बताइए राष्ट्रीय जूट एवं संबंध फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए भाई। चलिए राइट आंसर की बात करें तो वो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर जो है वो आप लोगों का कहां पर है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल के अंदर है। राइट आंसर बनेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कम अंडर विच मिनिस्ट्री? आनुवांशिक संशोधित फसलें किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? भाई इनकी निगरानी कौन करता है, कौन सिफारिश करता है, कौन आगे अप्रूव करता है ना? तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कौन से मंत्रालय के अधीन? पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, फिर आता है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, और नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ई नंबर है कोई नहीं इनमें से। तो आपको बताना है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? बताओ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? चलिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो जेनेटिक मैनिपुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसके एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव जो है वो इसके मंत्री हैं। जितनी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आती है। राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन। आपने सुना होगा कोई भी हम लोग कोई जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप तैयार करते हैं तो उसमें जीईएसी की अप्रूवल लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत क्या करती है? काम करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हम लोगों ने डिस्कस किए, और बाकी एमसीक्यू जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर भी कवर करेंगे। तो चलिए इसके साथ मैं आपको बता दूं मींस करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज के दोनों कोर्सेज स्टार्ट हैं आपके। ये सारी की सारी फैसिलिटी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, और ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर जाकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।